नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं नेवसी MA महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा में हिंदी विभाग जूनियर में 11वीं 12वीं के लिए अध्यापन करता हूं। तो छात्राओं, इससे पहले हम लोग त्रिपुरारी की त्रिवेणी नामक रचना सुन गए थे या समझ कर ले गए थे या समझ कर ली गई थी, और उसके बाद त्रिपुरारी की त्रिवेणी नामक रचना सुनने के बाद उसके स्वाध्याय के प्रति भी चर्चा कर ली। आज हम लोग अपनी नई उपलब्धि यानी कि कहानी की ओर चले जाने हैं। कहानी विधा के अंतर्गत आने वाली दो लघु कथाएं हैं, छोटी सी कथाएं हैं। लघु कथाएं, लघु मतलब सूक्ष्म, लहान, छोटी सी। तो छोटी छोटी कथाएं आप लोगों को कब से सुनना या कब से सुनते आ रहे हैं, हम लोगों को मालूम है, पता है कि बचपन में हम दादा दादी के पास छोटी छोटी कथाएं, चुटकुले, कहानियाँ सुनते आए हैं। आज बिल्कुल उसी तरह एक छोटी सी कथा आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। ये कथा बहुत अच्छी खासी है। मेरे ख्याल से हम छात्रों के लिए बहुत अच्छी सीख उससे मिलती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कहानी हो तो दिलचस्प और रोचक हुआ करती है। कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कहानी की रोचकता और दिलचस्पी बहुत कुछ हमें महसूस होने लगती है। बिल्कुल वही बात है। ये कहानी जो है, कहानी के रचयिता या लेखक या साहित्यिका का नाम पहले आप लोगों को जानना आवश्यक है। कौन सा, क्या नाम है वह? श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। जो दो लघु कथाएं है वह रचयिता, उसी की रचयिता कौन है? श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। लेखक परिचय के रूप में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, कब? 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ? मंडला में, मध्य प्रदेश में। मंडला में हुआ है। आपने यानी कि लेखक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने आपने MA इतिहास और हिंदी में, B.Ed तथा पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त की। हिंदी, इतिहास, B.Ed तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान, देखिए, नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। सही बात है। यह श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी है और उनका ध्यान ज्यादातर नारियों के प्रति आकर्षित हुआ होगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है? नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी का विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। मतलब एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दिखाई देता है। तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट, देखिए उन्होंने कैसे समझा दिया है। वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थकता। जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थकता सोच भी है, सोचनीय है। इस तरह उनका पाठ पर लेखक परिचय में बात हुआ करती है या आ जाती है। अब उनकी प्रमुख कृतियों की ओर ध्यान देना या प्रमुख कृतियों की ओर आना हमारा मंतव्य है। यानी कि प्रमुख कृतियों की ओर हम आते हैं, तो देख लीजिए उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। पहले है बहके वसंत तुम, बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह।
बहते बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, कहानी संग्रह, दबे पाव प्यार। क्या है? दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, टेम्स की सरगम, ख्वाबों में पैरहन उपन्यास। यानी कि कहानी संग्रह, उपन्यासकार के रूप में भी वह कार्यरत है। अब उन्होंने यह बता दिया है कि इसी के अलावा फागुन का मन ललित निबंध संग्रह है, ललित निबंध संग्रह फागुन का मन, यह ललित निबंध संग्रह नीली पत्तियों की शायराना हसरत, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह यात्रा संस्मरण इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। संक्षिप्त में कहना हो तो बसंत बहके तुम, बहते ग्लेशियर, कहानी संग्रह, दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों में पैरकर उपन्यास, फागुन का मन, ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बता सकते हैं, कह सकते हैं। इसी के अलावा लेखक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का विधा परिचय की ओर कहना उचित मानता हूँ। विधा परिचय की ओर या विधा परिचय का परिचय देना हम आपके लिए उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए, विधा परिचय में उन्होंने कौन सी बात कही है? लघु कथा। क्या कहा है? लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। कहानी विधा तो है, परंतु इनमें से भी लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है, और यह कैसी विधा है? गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। दिखती है छोटी, लेकिन तत्वों की बात आती है तो वह बहुत बड़ी बात कह चली जाती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। इसी के अलावा किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। लघु कथाकारों के नाम ये कौन से आते हैं? लघु कथाकारों के नाम मैंने अभी सुनाए। कौन से है? डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। इसी के अलावा पाठ परिचय में कौन सी बात समझा दी है? दो लघु कथाएं आप लोगों को इसी पाठ्यक्रम में दिखा दी है। तो पाठ परिचय में उषा की दीपावली, ये तो आप लोगों को मालूम है। यह लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता, अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। बाल मन को संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं। देखिए, कहानी में एक साधारण प्रश्न उठा लिया है उन्होंने, अनाज खाने की झूठन, जैसे कि उन्होंने बता दिया है। एक और लघु कथा में अनाज की बर्बादी की ओर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियों भर भर कर जुटन छोड़ने वाले लोग, थालियां भरकर जुटन छोड़ने वाले, झूठा छोड़ने वाले लोग तो है। तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कण
यानी कि अनाज के एक एक कौर को तरसते हैं और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। कहने का मतलब है एक और अनाज की बर्बादी होती है तो दूसरी तरफ झूठे अनाज छोड़कर लोग पंक्तियों में से या कतारों में से या अनाज के जहां अनाज खाते हैं होटलों में, यहाँ त्योहारों में या किसी और फंक्शन में जब अनाज खाते हैं तो जूठन छोड़कर चले जाते। उनकी तरफ उन्होंने अनाज की बर्बादी की ओर ध्यान देकर उन लोगों को समझा दिया है। किसको? बाल मन को, यानी कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को। तो देखिए उन्होंने कैसे समझा दिया है। मुस्कुराती चोट कहानी है, मुस्कुराती चोट। दूसरी कहानी मुस्कुराती चोट लघु कथा। आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था। पहली जो कहानी है उषा की दीपावली, इसमें से अनाज की बर्बादी पर बाल मन का संवेदनशील और संस्कारों को जागरूक कराना। और दूसरी जो कहानी है मुस्कुराती चोट लघु कथा। आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने के अदम्य इच्छा को दर्शाती है। अदम्य इच्छा को दर्शाती है। व्यवस्था मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को, यहाँ बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देगी, हौसला देती है, इंगित करते हुए हौसला देती है। आशावाद है कि को बढ़ाती सकारात्मकता और संवेदनशीलता लघु कथा है। ये दो कथा है। इनमें से पहली कथा में आप लोगों को उन्होंने क्या कथा है, एक और अनाज की बर्बादी हो रही है और अनाज की बर्बादी की तरफ बाल मन को संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराने का प्रयास उन्होंने उषा की दीपावली कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, संदेश देने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ मुस्कुराती चोट लघु कथाओं में आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न करने वाले और मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने वाली अदम्य इच्छा को दर्शाने वाली यह कहानी लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश की है। यह बहुत अच्छी खासी कहानी है। तो देखिए कहानी सुनना और कहानी को समझ कर लेना बहुत अच्छा खासा लगता है। तो देखिए बच्चों, देखिए छात्रों, आप लोगों को पहले मैं कहानी कब से हम शुरू करते हैं आप लोगों को पता है। जैसे कि हम नन्हे मुन्ने होते हैं, छोटे बाल बच्चे होते हैं, तो अब दादी माँ, दादाजी, नानी जी, जो भी कोई है घर में बुजुर्ग लोग, सांझ के समय आप लोगों को छोटी छोटी चुटकुले, छोटी छोटी लघु कथाएं, कहानियाँ या कई और कहते हुए आपको नींद में सुलाने का प्रयास करती थी। बिल्कुल वही तरह यह कहानी आप लोगों को सुलाने का नहीं, आप लोगों को बाल मन को, यानी कि नव युवकों के लिए बाल मन को संवेदनशीलता के साथ साथ जागृत कराने की, संवेदनता तो है ही लेकिन संवेदनता के साथ साथ जागृत कराते हुए एक और अनाज की जहां बर्बादी हो रही है तो उस अनाज की बर्बादी की ओर उन्होंने आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। तो दूसरी तरफ आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले मुस्कुराती चोट के द्वारा काम करने वाले, मजदूरी करके अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, पढ़ाई में लगने वाले एक बाल मन की आप लोगों को कहानी के द्वारा समझाते हुए उन्होंने शिक्षा की या बाल मजदूरी की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे देख लीजिए यह कहानी किस प्रकार की है। पहले मैं यह कहानी को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो समझ कर लीजिए कैसी कहानी है, किस प्रकार की है। पहली जो कहानी है उषा की दीपावली। क्या नाम है? उषा की दीपावली। अच्छी खासी यह कहानी है। देख लीजिए कहानी का अंश बाद में आप लोगों को समझा देंगे। पहले एक जो छोटा सा परिचय है वह परिचय आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूं या आप लोगों के सम्मुख रख देता हूं। तो देखिए वह परिचय दादी ने
नरक चौदस के दिन, देखिए दीपावली का त्योहार आप लोगों को मालूम है, दीपावली के त्योहार में गो भारत से यानी कि वसु भारत से हमारी दीपावली शुरू हो जाती है और वहाँ से एक एक दिन, हर एक दिन में हर एक फंक्शन हर अलगपन हुआ करता है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के अलावा उसी में छिपा हुआ कोई प्यार, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति दिखाई देने वाली ममता वहाँ दिखाई छिपी हुआ करती है और एक एक करके हम त्योहार किस प्रकार मनाते हैं यह यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। देखिए दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर, दादी ने क्या कर दिया, नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। दूसरी पंक्ति, घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। देखिए माहौल कैसा है। दूसरी तरफ गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। बहुत कुछ था घर में बनाया हुआ, गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ बनाया हुआ था, परंतु घर में 10 वर्षीय उषा थी और उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। दादी कहती है कि, और उस समय दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी, तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों नाते रिश्तेदारों घर आए मेहमानों के लिए है। वह किसे बोलती है, एक 10 वर्षीय लड़की जो है उषा को वो समझा देती है कि दादी माँ यानी कि उनकी आजी, मराठी में क्या कहते हैं आजी, दादी माँ उन्हें समझा देती है तुम्हारे लिए बनाया जाएगा। ये किसके लिए बन रहा है, कौन सा, गुजिया, पपड़ी, चकली जो भी कुछ बन रहा है यह आपकी पसंद का, तुम्हारी पसंद का नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी पसंद का भी बन जाएगा, हो जाएगा, परंतु ये किसके लिए होता है, त्योहारों के समय हम एक दूसरे को स्नेह बांटते हैं। बिल्कुल पड़ोसी हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, मेहमान हो, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपके घर बुलाते हैं और उसे स्नेह भर से, जैसे कि मराठी में हम क्या कहते हैं, फराळाला बोलवतो। अगदी त्याप्रमाणे दीपावलीच्या त्योहारामध्ये फराळाला बोलवतो। पडोसी असतील, कामगार असतील, कोणी मित्रमैत्रिणी असतील, कोणी नातेवाईक असतील, ज्यांना आपण काय करतो, नाश्त्यासाठी किंवा फराळासाठी बोलवतो। अगदी त्यासाठी ही तयारी चालली। कोण म्हणते, आजी म्हणते। कोणाला म्हणते, छोटी सी उषा, घर में जो छोटी सी उषा है उसी को, पुती को वह कह देती है। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने समझा दिया है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर, जो आटा होता है ना, आटा आप लोगों को पता है, गेहूं का जो पीठ होता है, मराठी में पीठ कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आटा कहते हैं। उन्होंने बता दिया दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। क्या कर दिया था दादी माँ ने, जो कोई अपना घर है, घर है, घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से लेकर सभी, जैसे कि आजकल पोर्च कहा करते हैं, आजकल वरांडा कहा करते हैं, आजकल कंपाउंड कहा करते हैं, ये सब उन्होंने क्या कर दिया था, आटे के दिए बना दिए थे, आटे के दिए बना दिए थे और इसमें से क्या डाला था, दीप बनाकर, आटे के दीप बनाकर उसमें तेल डालकर उन्होंने झगमगा दिया था। प्रकाश, रौनक, प्रकाश, दीपावली का त्योहार था, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया है, सारा परिसर जगमगाहट के साथ रौनक यानी कि प्रकाशों ने प्रकाशित कर दिया है। क्यों, दीपावली है इसीलिए। और दीपावली किस त्योहार, दीपों का त्योहार होता है, इसीलिए उन्होंने यह बना लिए। किससे बनाए थे, आटे के, और आटे के ये बनाए हुए थे। और उन्होंने आगे लिखा है, घर पकवान के खुशबू से तरबतर था। आटे के दिन बताए थे, दीप बना दिए थे और घर में
सभी ओर पकवान की खुशबू आ रही थी, तरबतर हो रही थी। जैसे कि उस घर में क्या बन रहा था, गुजिया बन गई थी, पपड़ी, चकली। जैसे कि हम आप लोगों को मालूम है, जैसे कि दीपावली के त्योहारों के दिन तो अलग अलग प्रकार के जो कोई मिठाइयाँ हुआ करती है, और इस मिठाइयों के घर में बनने से के कारण घर में सभी और खुशबूदार खुशबू आ जाती है। और यही बात उन्होंने यहाँ बता दी है। आदि बंगाली मिठाइयाँ तो उन्होंने बता दिया है, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। यह सब कुछ बन रहा था, लेकिन 10 वर्ष की जो लड़की थी वह एक टक देख रही थी। वह उन्हें लग रहा था कि शायद यह किस लिए बना जा रहा है, परंतु दादी माँ उन्हें समझा देती है, तुम्हारी पसंद का भी बन जाएगा। तुम्हारी पसंद क्या है ये मुझे पता है। यानी कि 10 वर्षीय लड़की के लिए कौन सी चीज पसंद थी? चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ। इस प्रकार दादी कहती है तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई हो आएगी, तेरी मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। यह बात उन्होंने समझा दी। और उसी बीच दूसरे परिच्छेद में लेखक श्रीमती श्रीवास्तव जी क्या कहती है, देख लीजिए। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उन्होंने देखा आटे के दीपक जो दीप थे ना वो सब लगाए थे, और उन्होंने आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। सांझ को लगाए हुए जो दीप थे वो सुबह होते तक उसमें उसी में जो तेल था, वह तेल मिट्टी का तेल हो या किसी भी प्रकार का तेल हो, वह समाप्त होने के साथ वे क्या हुए, आधे जले हुए ये जो कोई दीप है वह क्या हो गए थे, कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी। फ्लैट शहरवासी, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग कैसे कहाँ रहते हैं? प्लेटो में। आप लोग मराठी में क्या कहते हैं? बहुत बड़ी इमारतें होती है, बिल्डिंगें होती है, और इसी बिल्डिंगों में वे रहा करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने बता दिया है कि उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी। जॉगिंग के लिए सुबह सुबह दौड़ना चलना, जॉगिंग, जिसे मराठी आजकल लोग कहा करते हैं कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, तो जॉगिंग के लिए तो उन्होंने बता दिया है। जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। उन्होंने देखा, किसने? उषा ने देखा कि अध जले कंपाउंड के मुंडेर पर ये आटे के दीप बुझ गए थे। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। पटाखे फोड़ते हैं ना आप लोग, पटाखे छोड़ते हैं ना दीपावली के त्योहार पर, वही बात। तो उन्होंने बता दिया कि पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा, क्या देखा? उसने देखा सफाई करने वाला बबन। तभी उषा ने क्या देखा? सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में डाल अपनी जेब में रख रहा था। वो जो कोई अधजले दीप थे ना, वह दीप बबन, कौन बबन था? सफाई करने वाला कामगार या सफाई करने वाला बबन उन दीपों को वह क्या कर रहा था? उन दीपों को कचरे के डिब्बे में डाल अपनी जेब में रख रहा था। कचरे में नहीं डाल रहा था, वह अपने जेब में डाल रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये आटे के दीप है, और ये आटे का दीप उन्हें लगता था कि आटा यानी कि अनाज बर्बादी की ओर बर्बाद हो रहा है। तो किसी, यही तो दिखा दिया है इस कहानी में, किसी और झूठन छोड़कर चले जाती है तो किसी के घर में खाने के लाने पड़ते हैं, यही तो दिखा दिया है। और यही बात उन्होंने समझा दी है। देख लीजिए किस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया। बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था, अपनी जेब में रख रहा था। कुछ काय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए, कुछ काय म्हणजे
आपण कसं म्हणतो काटकोळा, हडकोळा, मृत्युकडा किंवा अगदी कुशकाय कुशकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। किसे? जब वह उषा बाहर निकलकर जॉगिंग के लिए चली जाती थी तो वह बबन क्या करता था? नमस्ते बोला करता था, सलाम करता था। तो उन्होंने आज देखा क्या कहा, देखिए, सलाम करता था, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? जब वह हर दिन उसे सलाम करता था, उन्होंने सवाल कर दिया। किसने सवाल कर दिया? उषा ने सवाल कर दिया बबन को। क्या कर दिया? तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? सवाल किया। किसने? उषा ने। उषा ने पूछा, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे। और उन्हें जवाब दिया। क्या जवाब दिया बबन ने? घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे। अन्न देवता है ना। और उन्होंने उसे क्या कहा? घर जाकर अच्छे से सेक कर वो खा लेंगे। और उन्हें यह बता दिया अन्न देवता है ना। बबन ने खी से निपोरे। और बबन ने क्या करना, अपना जो जेब है, जेब को भर दिया था और वह ठीक तरह से बिठा दिया और दीप को, यानी कि आटे की जो दीप थे वो अपने जेब में डाले थे। तो उसी वक्त उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। और उसी समय उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय, आश्चर्य, विस्मय होना, आश्चर्यचकित होना। तो उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। देखिए, उन्होंने सोच लिया। किसने? उषा ने। वो उषा क्या कहती है? एक और तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई। वह वहां से फिर वापस अपने दौड़ते हुए अपने फ्लैट में, अपने घर चली गई। घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी। उन्होंने क्या कर दिया? जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई सांस में सीढ़ियां उतर गई। और उन्हें क्या कर दिया? दौड़ते हुए एक ही झटके में, एक ही सांस में सीढ़ियां उतर गई। देखते देखते उतरते उतर गई। अब थोड़ी देर अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों। और अब वह थी और उसके सामने कौन थे? बबन। उस बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। बबन कांप रहा था, डर रहा था, अब क्या हो रहा है। और उन्होंने क्या कर दिया? इसके हाथ में क्या, उसके हाथों में उन्होंने पकवान की थैली रखी। उषा को आंखों में हजारों दीप जल उठे। और ये समझकर, ये देखकर उन्होंने अपने घर में जो पकवान था वो पकवान की थैली भरकर उसके हाथ में थमा दी। और उसी समय उसके आंखों के सामने, उसके आंखों में हजारों दीप जल उठे। और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी, और एक और उनकी आंखों के सामने हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन के आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। और ये देखते देखते बबन के आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। यहाँ तक, बस यहाँ तक हम लोग, इसके बाद में देखेंगे।